आज हमने अपनी बायोलॉजी के अंदर स्केलेटल सिस्टम की डिसऑर्डर्स को डिस्कस करना है। तो उससे पहले थोड़े से जो है ना क्वेश्चंस थे कुछ बच्चों के, कुछ स्टूडेंट्स के, तो वो हम डिस्कस कर लेते हैं। एक क्वेश्चन था कि हमारे पास, हम पहले रिकैप कर रहे हैं, कुछ जो है ना डिस्कशन कर रहे हैं कुछ क्वेश्चंस की। एक क्वेश्चन था हमारे पास कि बाइसेप्स क्या होते हैं और ट्राइसेप्स क्या होते हैं। हमने कहा था कि बाइसेप हमारी जो फोर आर्म है ना, इसके अपर साइड पर जो आपको मसल्स नजर आते हैं, वो उनको हम बाइसेप्स नाम देते हैं। बाइसेप इसलिए कहते हैं कि इनकी जो ओरिजिनेशन होती है ना, ओरिजिन पॉइंट जो होता है ना उनका, उसके ऊपर इनके दो हेड्स होते हैं जहां से ये ओरिजिनेट होते हैं। तो अगर दो हेड ओरिजिन मौजूद होंगे किसी मसल के, तो उसको हम क्या नाम देते हैं? बाइसेप का। इसी तरह ट्राइसेप जो है ना, वो जहां से ओरिजिनेट हो रहा होता है, उसका जो ओरिजिन पॉइंट होता है, वहां पर उसके क्या होते हैं? तीन ओरिजिनेट पॉइंट हो रहे होते हैं, उसको नजर आ रहे होते हैं। तो इस वजह से अगर थ्री हेड ओरिजिन नजर आ रहा है तो वो कौन से होंगे? ट्राइसेप्स नजर आएंगे। ठीक है, तो एक क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। दूसरा था कि हमारे पास पैनिक अटैक क्या होता है। पैनिक अटैक जो है ना, बेसिकली एंजाइटी या हाइपरटेंशन की वजह से ना देखने को मिलता है, और इसकी वजह से जो है ना चक्कर आना और इसके साथ साथ सांस की रफ्तार का तेज हो जाना आपको देखने को मिलता है। इसी तरह जो है ना स्वेटिंग का जो प्रोसेस होता है ना, वो पैनिक अटैक की सिम्टम्स में से एक है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्केलेटल सिस्टम की डिसऑर्डर्स के बारे में। स्केलेटल सिस्टम की डिसऑर्डर्स जो है ना, वो आपके पास दो हैं। एक आपके पास है ऑस्टियोपोरोसिस और सेकंड वन है आपके पास आर्थराइटिस के नाम से। पहले हम देखते हैं कि ऑस्टियोपोरोसिस क्या है। अगर हम ऑस्टियोपोरोसिस की जो है ना इसकी डेरिवेशन को देखें तो हमें दो वर्ड्स यहां पर नजर आते हैं। एक आपको यहां पर ऑस्टियो का वर्ड नजर आ रहा है और दूसरा जो है ना यहां पर आपको पोरोसिस का वर्ड नजर आ रहा है। अगर हम ऑस्टियो को देखें तो ऑस्टियो जो वर्ड है ना, ये हमेशा जो है ना बोन्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और आपके पास जो पोरोसिस का वर्ड है ना, ये यूज किया जाता है पोर्स के लिए। यानी कि अगर हमारी जो बोन्स है ना उनके अंदर पोर्स बन रहे हैं, तो उस डिजीज को हम नाम देते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। तो अगर हम कह सकते हैं डिक्रीज इन दी बोन डेंसिटी इज नोन एज ऑस्टियोपोरोसिस, या फॉर्मेशन ऑफ द पोर्स इन द बोन इज नोन एज ऑस्टियोपोरोसिस। इसके अलावा जो आपके पास ये ऑस्टियोपोरोसिस जो है ना, बोन्स के अंदर पोर्स का बनना या बोन्स की कमजोरी का जो आपके पास ये जो डिजीज हो रही है, बोन्स के अंदर जो उनकी डेंसिटी है ये वीक होती जा रही है, ये क्यों होती है? इसकी जो रीजन है वो बेसिकली क्या है कि हमारी बोन्स के अंदर कुछ मिनरल्स होते हैं जो कि क्या कर रहे होते हैं? हमारी बोन्स को स्ट्रॉन्ग कर रहे होते हैं, टफनेस प्रोवाइड कर रहे होते हैं। अगर क्या हो उन मिनरल्स की डेफिशिएंसी हो जाए, उनका लॉस हो जाए, उनकी कमी हो जाए, तो क्या होता है? हमारी वीक हो जाती हैं। तो वो जो आपके पास मिनरल्स है ना, वो मेनली दो है। एक आपके पास आता है कैल्शियम और दूसरा आता है आपके पास फास्फोरस। तो हमारी बॉडी के अंदर क्या होगा अगर आपके पास कैल्शियम और फास्फोरस दो मिनरल्स जो है ना, जो आपकी बोन्स को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, अगर इनकी कमी हो जाए तो आपकी बोन्स की जो डेंसिटी है ना, वो क्या हो जाती है? लो हो जाती है। तो अगर डेंसिटी बोन्स की डिक्रीज हो रही है ड्यू टू द लॉस ऑफ कैल्शियम एंड फास्फोरस, देन जो डिजीज काज हो रही है उसको हम क्या नाम देते हैं? ऑस्टियोपोरोसिस। अब आ जाएं इसकी और काजेस की हम बात करें तो हमारे पास जो है ना लैक ऑफ प्रोटीन, यानी कि अगर हम मेल न्यूट्रिशन का शिकार हैं, जिसके अंदर हम प्रोटीन का इंटेक जितना हमारी बॉडी को रिक्वायर है उतना नहीं ले रहे, तब क्या होगा? हमारी बॉडी के अंदर हमारी जो बोन्स हैं उनके अंदर एक प्रोटीन पाई जाती है जिसको हम कहते हैं कोलेजन प्रोटीन। तो हमारे प्रोटीन के इंटेक का कम हो जाना या प्रोटीन कम लेने की वजह से क्या होता है? हमारी बॉडी के अंदर जो है ना प्रोटीन की कमी हो जाती है। अगर प्रोटीन की कमी होती है तो हमारी जो बोन्स के अंदर प्रोटीन है जिसको हम कोलेजन का नाम दे रहे हैं, तो कोलेजन की प्रोटीन की भी क्या हो जाती है? कमी हो जाती है, जिसकी वजह से हमारी जो बोन्स हैं वो क्या हो जाती हैं? वीक हो जाती हैं। उनकी जो डेंसिटी है वो क्या हो जाती है? डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, यहां तक समझ आया। इसी तरह जो है ना अगर हम मेल न्यूट्रिशन की बात करें, मेल न्यूट्रिशन का शिकार है, तो उसके अंदर विटामिन्स की जो है ना कंसंट्रेशन हमें हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट के मुताबिक लेनी होती है। तो अगर हम मेल न्यूट्रिशन के शिकार हैं तो हमारी बॉडी के अंदर विटामिन सी का भी जो है ना हमें लॉस देखने को मिलता है। अगर विटामिन सी की कमी हो जाए तब भी क्या होता है? हमारी बोन्स वीक हो जाती है। इसी तरह जो है ना अगर हम देखें कि हमारी बॉडी के अंदर ग्रोथ हार्मोन जो है ना, उसका काफी सारा यहां पर किरदार होता है आपकी बोन्स की मैच्योरिटी के अंदर और आपकी बोन्स को टफनेस प्रोवाइड के अंदर। तो अगर क्या होता है कि एज के साथ साथ जो ही इंसान जो है ना ओल्ड एज की तरफ जाता है, तो ओल्ड एज की तरफ जाते जाते उसकी बॉडी के अंदर जो उसकी बॉडी के अंदर ग्रोथ हार्मोन का लेवल था वो क्या हो जाता है? डाउन होता जाता है। जो ही उसकी बॉडी के अंदर ग्रोथ हार्मोन का लेवल डिक्रीज होता जाएगा, तो उसकी बॉडी के अंदर जो बोन्स का की मैच्योरिटी थी या टफनेस थी या हार्डनेस थी, वो क्या होती जाती है? वो भी डिक्रीज होती जाती है। इसी तरह जो है ना अगर हम देख रहे हैं, अगर हम मेल न्यूट्रिशन का शिकार भी नहीं है, अगर हम प्रॉपर अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक फूड ले रहे हैं, अपनी बॉडी के रिक्वायरमेंट के मुताबिक विटामिन्स भी ले रहे हैं, और इसी तरह प्रोटीन का इंटेक भी हमारा सही है, लेकिन अगर हम फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे, अगर हम फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे, तभी क्या होगा? हमारी बोन्स काम ना करने की वजह से, जो उनका काम क्या है? मूवमेंट करवाना। जब हम अपनी बॉडी को मूव नहीं करवाएंगे तो हमारी बोन्स जो है ना उनका काम क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। जब हमारी बोन्स काम करना छोड़ जाती हैं, तब भी क्या होता है? हमारी बोन्स के अंदर वीकनेस
देखने को मिलती है। देखिए, अगर हम एक मशीन को देखें, उसको जो है ना हम काफी दिनों के लिए किसी जगह पर रख दें, उससे काम ना लें, तो क्या होता है, वो मशीन जो है ना जंग आलूदा हो जाती है। जब जंग आलूदा हो जाती है तो वो काम करना छोड़ देती है, नाकारा हो जाती है। इसी तरह जो है ना, अगर हम फिजिकल एक्टिविटी को खत्म कर देंगे तो हमारी बोन्स क्या हो जाती है, वीक हो जाती है। इसके अलावा एक वर्ड आपको नजर आ रहा है, वो है लैक ऑफ एस्ट्रोजन। अब देखिए, एस्ट्रोजन तो आप देख रहे हैं, सुन रहे होंगे, देख रहे होंगे कि सोच रहे होंगे कि एस्ट्रोजन तो एक हार्मोन है जो कि हमने फीमेल के अंदर, फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल के अंदर हमें देखने को मिलता है। बेशक फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल के अंदर एस्ट्रोजन काम करता है, लेकिन साथ साथ ये जो एस्ट्रोजन का हार्मोन है ना, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल के अंदर काम करने के साथ साथ आपकी बोन्स के अंदर मिनरल्स की डेपोजिशन को भी क्या करता है, बढ़ाता है। तो अगर एस्ट्रोजन का लेवल क्या हो जाए, डिक्रीज हो जाएगा, या इसकी एस्ट्रोजन का लेवल बिल्कुल खत्म हो जाएगा, तो क्या होगा, आपकी बॉडी के अंदर जो आपकी बोन्स हैं, वहां पर जो आपकी बॉडी के अंदर, आपकी बोन्स के अंदर कैल्शियम और फास्फोरस यानी कि मिनरल्स की डेपोजिशन का जो प्रोसेस था वो भी क्या हो जाता है, डिक्रीज होता जाता है। जब एस्ट्रोजन जो है ना बिल्कुल ही उसकी सेक्रेशन खत्म हो जाती है, तो क्या होता है, हमारी बॉडी की बोन्स के अंदर मिनरल्स यानी कि कैल्शियम और फास्फोरस की जो डेपोजिशन है वो भी क्या होती जाती है, कम होती जाती है, और एट द एंड खत्म हो जाती है, जिसकी वजह से हमारी बोन्स क्या हो जाती है, वीकनेस का शिकार हो जाती हैं। तो हमने सीखा कि हमारे पास एस्ट्रोजन जो है ना, वो फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल के अंदर रिलीज होता है और वहां पर काम करता है, लेकिन साथ साथ आपकी बोन्स के अंदर मिनरल्स को डिपॉजिट करने के अंदर भी काम कर रहा होता है। अब देखें, जैसे जैसे क्या होता है, फीमेल की बॉडी के अंदर आपको उनका जो फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल होता है वो ओल्ड एज की तरफ जैसे जाती है, उनकी बॉडी के अंदर फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल स्टॉप हो जाता है। जब वो फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल स्टॉप होता है तो वहां पर फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल के नतीजे में एस्ट्रोजन रिलीज हो रहा था। अगर फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल जो है ना स्टॉप हो गया है तो एस्ट्रोजन की सेक्रेशन भी क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। जब एस्ट्रोजन का जो है ना लेवल स्टॉप हो जाता है, या सेक्रेशन बिल्कुल स्टॉप हो जाती है, तो उसके नतीजे में जो मिनरल्स की डेपोजिशन है, कैल्शियम और फास्फोरस मेन जो है ना, इनकी डेपोजिशन की भी जो है ना वो क्या हो जाती है, स्टॉप हो जाती है, जिसके नतीजे में ये जो आपको ऑस्टियोपोरोसिस की जो डिजीज है वो देखने को मिलती है। इसी वजह से हम कहते हैं कि हमारी जो ऑस्टियोपोरोसिस की डिजीज है ना, ये मेनली जो है ना बड़ी उम्र के लोगों के अंदर होती है, एडल्ट्स के अंदर होती है। एडल्ट्स के अंदर मेनली किन के अंदर, अभी मैंने कहा है कि कौन सा हार्मोन इन्वॉल्व है, एस्ट्रोजन। तो एस्ट्रोजन की कमी की वजह से, कमी किन के अंदर होती है, विमेन के अंदर। तो जो ओल्ड उम्र की, बड़ी उम्र की विमेन्स होती हैं, उनके अंदर क्या होता है, आपको ये जो ऑस्टियोपोरोसिस की डिजीज है देखने को मिलती है। अब आ जाते हैं हमारी जो स्केलेटल सिस्टम की दूसरी डिजीज है, वो है आर्थराइटिस। अब देखिए, आर्थराइटिस के अंदर भी आपको दो वर्ड्स नजर आ रहे हैं, एक आपके पास है आर्थर और दूसरा है आइटस। अब आर्थर का जो वर्ड है ना वो जॉइंट्स के लिए यूज किया जाता है, और जो आइटस का वर्ड है वो यूज करते हैं हम इन्फ्लेमेशन के लिए। यानी अगर हमारे जॉइंट्स की जगह पर क्या हो रही है, इन्फ्लेमेशन हो रही है, जॉइंट्स के अंदर इन्फ्लेमेशन, सोजिश हो रही है, तब जो डिजीज होगी उसको हम क्या नाम देंगे, आर्थराइटिस का नाम देंगे। अब जो है हमारे जो जॉइंट्स है ये क्या है, क्या करते हैं, अब देखिए हमारी दो बोन्स को अगर हमने अपनी बॉडी के अंदर जोड़ना है, तो यहां पर इनका जो जोड़ वाला पॉइंट है ना, उनको हम उसको क्या कहते हैं, जॉइंट कहते हैं। यानी कि हमारी दो बोन्स के दरमियान जो कनेक्शन पॉइंट जनरेट करने वाले स्ट्रक्चर्स हैं, उनको हम क्या कहेंगे, जॉइंट्स कहेंगे। तो अगर जॉइंट्स के अंदर दो बोन्स के दरमियान जो कनेक्शन पॉइंट था, उधर क्या हो रही है, इन्फ्लेमेशन हो रही है, तो उसको हम क्या नाम देंगे, आर्थराइटिस का नाम देंगे। तो हम कह सकते हैं इन्फ्लेमेशन इन जॉइंट्स इज नोन एज आर्थराइटिस। ठीक है, अंडरस्टैंड। अब आगे देखें, जब इन्फ्लेमेशन हो जाती है, सोजिश हो जाती है, तो उसके नतीजे में रिजल्ट क्या निकलता है, रिजल्ट ये निकलता है कि हमारी बॉडी किसका शिकार हो जाती है, पेन का शिकार हो जाती है, हमें दर्द फील हो जाता है। इसी वजह से जो है ना, जब हम मूव कर रहे होते हैं पेन तो फील हो रहा है, लेकिन साथ साथ इन्फ्लेमेशन की वजह से स्टिफनेस हमें देखने को मिलती है, हमारे जोड़ जो है ना अकड़ना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से मूवमेंट के अंदर आपको प्रॉपर आप मूवमेंट नहीं कर पाते। इसके अलावा जो है ना, ये जो आपकी इन्फ्लेमेशन है ये मेनली कहां पर होती है, वेट बेयरिंग जॉइंट्स जो है ना, जिनके ऊपर ज्यादा वजन जो है ना जिनको फेस करना पड़ता है, वो मेनली आपके कौन से हैं, एक हिप जॉइंट है और एंकल जॉइंट है। यानी कि जब जॉइंट्स के अंदर इन्फ्लेमेशन होती है तो उसके नतीजे में दो जॉइंट्स मेनली जो है ना क्या होते हैं, अफेक्टेड होते हैं। एक आपके पास हिप का जॉइंट, कूल्हे का जॉइंट जिसे हम कहते हैं, और इसी तरह जो है दूसरा एंकल का जॉइंट्स आ जाता है। ठीक है, अब इसकी ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं, ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें तो हमारे पास ट्रीटमेंट के अंदर जो है ना दो चीजें हम इस्तेमाल करते हैं। एक हम पेन किलर इस्तेमाल करते हैं, ऐसी एहतियात इस्तेमाल करते हैं जो कि क्या करें, हमारा जो इन्फ्लेमेशन के नतीजे में क्या हो रहा था, पेन फील हो रहा था, उसको क्या करेंगी, वो मेडिसिन उस पेन को कम कर देंगी। दूसरा क्या होगा, हम ऐसी
ऐसी मेडिसिन इस्तेमाल करेंगे जो कि क्या करें, हमारे जॉइंट्स के ऊपर होने वाली इंफ्लेमेशन को क्या करेंगे, कम करेंगे। हम एंटी इंफ्लेमेटरी मेडिसिन यूज करते हैं और दूसरा पेन किलर इस्तेमाल करके इसकी ट्रीटमेंट करते हैं। अब आ जाते हैं हमारी आर्थराइटिस की मजीद 3 टाइप्स हैं। पहले हम कह रहे थे कि हमारे स्केलेटल सिस्टम की डिसऑर्डर्स हैं, 2 हैं, एक आपके पास ऑस्टियोपोरोसिस थी और दूसरी आर्थराइटिस थी। लेकिन अब हमने अपनी ऑस्टियोपोरोसिस को भी डिस्कस किया और आर्थराइटिस को भी डिस्कस किया, लेकिन अब आर्थराइटिस की मजीद जो है ना कितनी टाइप्स हैं, 3 टाइप्स हैं। अब एक है ऑस्टियोआर्थराइटिस, सेकंड वन है रियोमेटॉइड आर्थराइटिस और लास्ट वन है आपके पास गाउट जिसे हम कहते हैं। अब ऑस्टियोआर्थराइटिस की बात करें तो ऑस्टियो तो हमने पहले वर्ड यूज किया हुआ है बोन के लिए। अब आर्थराइटिस हमने कहा कि जॉइंट की इन्फ्लेमेशन, यानी कि अगर क्या हो रहा है कि हमारी 2 बोन्स यहां पर क्या हो रही थी, कनेक्ट हो रही थी, जुड़ रही थी, तो वहां पर जो कनेक्शन पॉइंट था वो क्या था, जॉइंट था। तो जॉइंट वाली जगह पर क्या होती है, एक कार्टिलेज प्रेजेंट होती है। कार्टिलेज जो है ना हमारी बोन्स को मूवमेंट के लिए, इजीली मूव करवाने के लिए फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करती है और हमें मूवमेंट के लिए हेल्प आउट करती है। तो क्या होता है कि अगर डिजनरेशन हो जाती है हमारी कार्टिलेज जो है ना वहां पर जॉइंट के ऊपर जो कार्टिलेज मौजूद थी वो खत्म होना शुरू हो जाती है, तो जिसकी वजह से एक डिजीज हमारे सामने आती है, उसको हम क्या कहते हैं, ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं। अब ये एक तो वजह होगी कि कार्टिलेज की कमी की वजह से क्या होती है, हमारी ऑस्टियोआर्थराइटिस सामने आती है। दूसरा जो है ना लुब्रिकेंट्स के कम होने की वजह से भी ऑस्टियोआर्थराइटिस होती है। अब लुब्रिकेंट्स क्या है, लुब्रिकेंट्स आपने पहले ही पढ़ रखा होगा कि लुब्रिकेंट वो चीजें होती हैं जो कि रगड़ को, फ्रिक्शन की फोर्स को जो कम करती हैं। अब देखिए फ्रिक्शन का आपकी बॉडी के अंदर क्या काम, अब देखिए जब 2 बोन्स जो है ना मूव करती हैं, क्या करती हैं, बोन्स जो है ना मूव करती हैं, तो क्या होता है, फ्रिक्शन पैदा होती है। अब मेरा बाजू है, मेरा आर्म है, जब मैं अपनी बोन को मूव करवा रहा हूं तो यहां पर क्या हो रही है, फ्रिक्शन प्रोड्यूस हो रही है। इस फ्रिक्शन को एक लुब्रिकेंट है, एक फ्लूइड है जो कि रिड्यूस कर रहा है, उस फ्लूइड को हम कहते हैं लुब्रिकेंट। जब ये फ्लूइड क्या होता है, इसका लेवल क्या हो जाता है, कम हो जाता है। जब इसका लेवल कम होगा तो हमारी बोन्स जो है ना वो इजीली मूव नहीं कर पाएंगी, तो उसकी वजह से जो डिजीज बनती है उसको हम क्या कहते हैं, ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं। अब आ जाए, जब ये आपके पास कार्टिलेज की कमी की वजह से जो डिजीज का बनी उसको हम ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं। इसी तरह लुब्रिकेंट की कमी की वजह से भी यही डिजीज काज होती है। इसके नतीजे में क्या होता है, जब ये लुब्रिकेंट की कमी हो जाती है या आपके पास कार्टिलेज की कमी हो गई थी, ये दोनों बातें जब आपके सामने आती हैं, आपकी बॉडी के अंदर हो रही होती है, तो क्या होता है, आपकी बोन्स के दरमियान जो फ्रिक्शन हो रही थी, जिसको कम करने वाली 2 चीजें थी, वो क्या हो गई, अब खत्म हो गई हैं। तो जब फ्रिक्शन खत्म हो जाती है, आपके पास जो लुब्रिकेंट या कार्टिलेज खत्म हो जाती है, तो फ्रिक्शन ज्यादा हो जाती है और आपकी 2 बोन्स जिन्होंने इजीली मूव करना था वो आपस में क्या हो जाती हैं, फ्यूज हो जाती हैं। तो ये जो डिजीज होती है इसको हम क्या कहते हैं, ऑस्टियोआर्थराइटिस का नाम देते हैं। अब आ जाते हैं रियोमेटॉइड आर्थराइटिस के ऊपर। अब देखिए रियोमेटॉइड की आर्थराइटिस की बात करें तो हमारी जो जॉइंट्स है ना, हमारे जो जॉइंट्स हैं उन वहां पर कुछ मेम्ब्रेन्स मौजूद होती हैं। अगर उन मेम्ब्रेन्स के ऊपर क्या हो जाती है, इन्फ्लेमेशन हो जाती है, तब जो डिजीज काज होती है उसे हम कहते हैं आपके पास रियोमेटॉइड आर्थराइटिस। तो हम कह सकते हैं इन्फ्लेमेशन इन मेम्ब्रेन एट जॉइंट्स इज कॉल्ड एज रियोमेटॉइड आर्थराइटिस। इसके नतीजे में क्या होता है, वही सेम हमारे पास सिम्टम्स हैं, लाइक हमें जो है ना पेन फील होगा, इसी तरह हमारे जोड़ जो है ना अकड़ना शुरू हो जाएंगे, मूवमेंट हम इजीली नहीं कर पाएंगे, इसी तरह जो है ना हमें जो है ना थकावट का सामना करना पड़ेगा, हमारी बॉडी जो है ना हर वक्त फैटिग का जो है ना फील आउट करेगी। ठीक है, यहां तक समझ आया। अब लास्ट वन है हमारे पास गाउट। गाउट को जो है ना आम लैंग्वेज में हम गंठिया का नाम देते हैं। गाउट जो है ना दूसरा नाम जो है ना यूरिक एसिड की बीमारी भी कहा जाता है। तो गाउट वो डिजीज है जिसके अंदर क्या होता है, हमारी बॉडी के जो जॉइंट्स हैं वहां पर यूरिक एसिड अकमुलेट होना शुरू हो जाता है। यूरिक एसिड की ज्यादती की वजह से, उसका लेवल इंक्रीज होने की वजह से वो हमारे जॉइंट्स के ऊपर अकमुलेट होना, जमा होना शुरू हो जाता है, जिसके नतीजे में जो डिजीज हमें देखने को मिलती है उसे हम क्या कहते हैं, यूरिक एसिड डिजीज का नाम देते हैं, या इसी को दूसरा नाम देते हैं गाउट का। अब ये आपकी बॉडी के अंदर कौन से ऐसे जॉइंट्स हैं जिनको सबसे ज्यादा असरअंदाज करती है, ये आपकी बॉडी के अंदर जो पांव के जॉइंट्स हैं ना, टोई के जॉइंट्स, उनको हम जो डिजीज सबसे ज्यादा इफेक्ट करती है वो कौन सी है, गाउट की है। तो आज का जो हमारा टॉपिक था वो हमने कोशिश की है कि तमाम आपके जो डाउट्स हैं वो क्लियर करें। तो अगर फिर भी आपका कोई क्वेश्चन है तो लाजमी जो है ना आप पूछें, उसका जो है ना हम कोशिश करेंगे कि हर एक बच्चे को जवाब दिया जाए। जैसे मैंने पहले 2 क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाए हैं, 2 बच्चों के क्वेश्चन थे वो मैंने सॉल्व किए हैं। तो आज के बाद अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो जो है ना आप कमेंट सेक्शन के अंदर जाकर पूछ सकते हैं और मैं कोशिश करूंगा कि आप तमाम लोगों के जो है ना कमेंट्स पढूं और आप तमाम लोगों के जो क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करूं। जज़ाकल्लाहु खैरा।